नमस्कार, सुप्रभात। तो आज मैं अपने तीसरे वीडियो में सोचता हूँ कि थोड़ा सा मोटिवेशन और लाइफ कोचिंग इससे थोड़ा सा अलग हटकर को नहीं कहूँगा मैं, किंतु इसकी जो बाउंड्री लाइन है उससे संबंधित क्षेत्र की कुछ बात करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो इस समय विश्व का जियोपॉलिटिकल स्थिति है, वैश्विक राजनीतिक स्थिति है। जनरल विपिन रावत लगभग 1.5 साल पहले उनकी मृत्यु हुई थी। अपनी मृत्यु के लगभग 1 साल पहले कह गए थे कि भारत का युद्ध अगर किसी से होगा तो वो एक से नहीं होगा, वो 2.5 फ्रंट पे होगा। उस 2.5 फ्रंट को उन्होंने नाम नहीं लिया था, डिफाइन नहीं किया था, लेकिन उसमें आशय था चाइना से, पाकिस्तान से और हमारे अंदर जो हमारी देश के अंदर जो लोग देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं उनका उल्लेख था। किंतु उनकी मृत्यु के बाद लगभग 2.5 वर्ष हो गए हैं, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो विशेष रूप से रशिया यूक्रेन वार के बाद से स्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। जैसा आपको पता है कि 1990s में सोवियत संघ के जब तक विघटन नहीं हुआ था तब तक इट वाज ए बाईपोलर वर्ल्ड। एक सुपर पावर अमेरिका थी और एक सुपर पावर रशिया थी, बाकी सब छोटी और मिडिल लेवल की शक्तियाँ थीं। रशिया के विघटन के बाद लगभग 15 वर्ष यह यूनिपोलर वर्ल्ड रहा, जिसमें अमेरिका की डोमिनेंस और हेगोमनी वो काम करती रही। ये आपने देखा होगा जो मध्य एशिया में तमाम वार्स हुए, इराक में हुआ, लीबिया में हुआ, बहुत सारी जगहों पे हुआ, वहाँ पर आपने देखा होगा अमेरिका ने ब्रिजन अपनी हेगोमनी जो है एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो आज स्थिति इस संदर्भ में चेंज हो गई है कि पाकिस्तान, जिसको जनरल विपिन रावत ने एक फोर्स समझा था, वो आज विघटन के कगार पर है। उसकी आर्थिक स्थितियां बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, कर्ज बहुत ज़्यादा है और उधार पर उसकी इकोनॉमी चल रही है। और भारतवर्ष ने इस बीच में अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है हर दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, वेपन्स की दृष्टि से और डिप्लोमेसी की दृष्टि से, कि पाकिस्तान अब हमारे लिए कोई ऐसी थ्रेट नहीं रह गया है। लेकिन है अभी भी ये 2.5 फ्रंट। आपको शायद कौतूहल होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि इस समय विश्व में रियल सेंस में 2 महाशक्तियाँ हैं जिनको हम रियली ग्लोबल पावर्स कह सकते हैं। एक तो अमेरिका है और एक चाइना। चाइना पिछले 10 वर्षों में बहुत स्पीड के साथ उभर कर आगे आया है, तीव्र गति से आगे आया है और आज वो एक वैश्विक पावर है। 88 में भारत और चीन लगभग एक ही स्थिति में थे, जीडीपी दोनों की लगभग समान थी, लेकिन आज चाइना की जीडीपी हमसे लगभग 3 से 4 गुना अधिक है। ठीक है, उनके यहाँ डिक्टेटोरियल सिस्टम है, कोई दूसरा कुछ बोल नहीं सकता, जिसको चाहे बंद कर देते हैं। जैसे अभी जैक मा जो वहाँ की बहुत
बड़ी बिजनेस कंपनी का मालिक था, उसने कुछ गवर्नमेंट के विरुद्ध बोल दिया, तो उसका 1 साल पता ही नहीं लगा क्या हुआ। उसकी कंपनियों पे प्रतिबंध लगा दिए गए, कई सारी कंपनियां बंद कर दी गई। तो ऐसा वहाँ होता रहता है। मतलब रियल सेंस में कम्युनिज्म अगर कहीं है तो वहीं है। रशिया में भी कम्युनिज्म था, लेकिन वो एक राइट विंग, उसको ज़्यादा कहना ठीक रहेगा, राइट विंग फोर्स कहना ज़्यादा उचित रहेगा। अल्टीमेटली उनका नेशनलिस्ट वाला जो है हिसाब किताब है, दे नेशनलिस्ट। वो आज भी दिखाई दे रहा है। जब यूक्रेन, जो उनका लगभग 100-150 वर्षों से हिस्सा रहा, वो अलग हुआ और उसने नाटो ज्वाइन करने की कोशिश की, तो रशिया ने ठीक ही उसको अपने लिए एक थ्रेट समझा और बहुत समझाने बुझाने, चेतावनियाँ देने के बाद जब वो नहीं माना तो ये युद्ध हुआ। और आज वो 1/4 क्षेत्र, इतना लंबा युद्ध वो क्यों चला रहा है? वो चाहता है तो इसको जल्दी ख़त्म कर सकता था, जैसा सब सारी दुनिया एक्सपेक्ट करती थी, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा था, स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव था। वो स्लो वार करके एयरफोर्स उसकी यूज़ ही नहीं हुई इस लड़ाई में, उसके बावजूद इतना सब मुझे हासिल हुआ। तो वो स्लो पेस से और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगाए बिना ये लड़ाई लड़ रहा है और यूक्रेन का 1/4 क्षेत्र उसके कब्जे में है। ये अभी ऐसे ही चलता रहेगा और यूक्रेन स्वतंत्र नहीं रहेगा, अल्टीमेटली वो रशिया का हिस्सा बनेगा। ये अमेरिका को पता है, तो अमेरिका अपनी तरफ से हर भरसक प्रयास कर रहा है कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करे, लेकिन ये वही कहते हैं ना कि थोड़ा सा विलम्ब होगा, लेकिन जो पुतिन का ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होके रहेगा, मेरा ऐसा मानना है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, आज के परिदृश्य में आते हैं। यूएस चाहता है बाइपोलर वर्ल्ड, बाकी कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, यूरोप, ये चाहते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड। हमारा देश भी मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है। चाइना इज़ द ओनली कंट्री जो यूनिपोलर वर्ल्ड चाहता है, इसीलिए उसका अपने सारे पड़ोसी देशों के क्षेत्रों पे क्लेम है। रशिया से भी उसकी बहुत लड़ाई हो चुकी है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। रशिया के कुछ हिस्सों को वो अपना मानता है। वियतनाम में अटैक किया था उसने, हालांकि मुँह की खा के वापस लौटना पड़ा। भारत को भी छेड़ता रहता है और पिछले आज़ादी के बाद से उसने हमारी काफ़ी ज़मीन भी हड़प ली है। मेरे हिसाब से लगभग 86 लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन उसने कब्जा कर ली है। उसमें गलती हमारी थी। हमारे जो उस समय का शासन तंत्र था, नेहरू जी द्वारा जो हेड किया जाता था, उसने डिफेंस को इतना मजबूत नहीं समझा और चाइना के इरादों को भाप नहीं पाए वो, इसलिए ऐसा हुआ। तो आज क्या स्थिति है कि भारत एक राइजिंग पावर है, हालांकि वो अभी रीजनल पावर ही है, सुपर पावर बनने से अभी दूर है। जब हमारी इकोनॉमी $5 ट्रिलियन और उसके बाद 2030 तक $10 ट्रिलियन की हो जाती है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी सही चलती रहती हैं, तब हम ग्लोबल पावर बनने की स्थिति में होंगे। अभी हम पीछे हैं। अभी रियल सेंस में सिर्फ 2 ही सुपर पावर्स हैं, चाइना और अमेरिका। इसमें भी चाइना को ऐसा लगता है कि थोड़ी एज है, हालांकि उसकी वार मशीनरी टेस्ट नहीं हुई है और भारत पर वो मोदी जी के आने के बाद भी वही प्रयास कर रहा था, लेकिन मोदी जी ने उसको बहुत जोरदार आंसर दिया। डोकलाम में भी देखा आपने और गलवान में भी देखा, पीछे हटने मजबूर किया। और रेजांग ला की कुछ पहाड़ियों पर भारत ने कमांडो हमला करके तिब्बतन गुरिल्लाज को लगा के कब्जा कर लिया।
उससे चाइना की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। अब लगभग सारा उनका क्षेत्र जो है वो भारत की निगरानी में आ गया। इससे वो घबराए और उनको पता लग गया कि ये वो भारत नहीं है, अब भारत बदल चुका है। इसलिए वो संधियाँ करते रहे और अब पैंगोंग ला से वो सब दोनों फौजें पीछे हट रही हैं। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, चाइना का ये नेचर है। वो पहले पीछे हटता है, उसके बाद जब दुश्मन अनअवेयर होता है तो फिर घुस जाता है। बट हमारी आर्मी और हमारे शासन तंत्र को ये बहुत अच्छी तरह पता है, वो बहुत सतर्क हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी चाइना के बॉर्डर के आसपास सब बहुत मजबूत कर लिया गया है। हमारी मिलिट्री माइट भी बहुत इंक्रीज़ हो गई है, नंबर वाइज और हथियार वाइज। हथियारों के मामले में भी हम पहले 90% इम्पोर्ट करते थे, अब हम कह सकते हैं कि हम 60% हथियार अपने यहाँ बना रहे हैं। अभी देखिए, विक्रांत को हमने पूरे अपने एफर्ट से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। अब भारत को अगर सुपर पावर बनना हुआ तो अमेरिका की देखिए मजबूरी है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उसे भारत को साथ लेना ही पड़ेगा। इसलिए वो क्वाड वगैरह बना, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत हैं, और चाइना को काउंटर कर रहे हैं लोग। भारत को अपनी नेवी को और मजबूत करना पड़ेगा। साउथ चाइना सी को में अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए उसके लिए नंबर ऑफ वेसल्स बढ़ाने पड़ेंगे, जिसमें चीन को ह्यूज सुपीरियरिटी है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे वेसल्स बहुत कॉस्टली और बहुत हाई टेक्नोलॉजी बना जाए। सस्ते वेसल्स भी बनाए जा सकते हैं जो इक्विप्ड रहेंगे हथियार सिस्टमों से। तो ये काम हमको करना है, तंत्र ये रियलाइज़ करता है और स्पीड से काम हो रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा है। अब बात आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान अब जो वन फ्रंट जो मैंने बताया कि चाइना था, पाकिस्तान भी अब उसी का पार्ट है। तो वो चाइना और पाकिस्तान लगभग एक ही चीज़ हो गई। अमेरिका और यूरोप भी, फ्रांस को आप छोड़ दीजिए, ये कोई नहीं चाहते कि भारत मजबूत हो। तो जहाँ तहाँ ये कोशिश करते रहते हैं कि भारत कमज़ोर हो जाए। इसीलिए भी अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत सारी आर्थिक सहायता भी भेजी है। तो जब उसको लगता है कि इंडिया कमज़ोर हो सकता है तो वो पाकिस्तान की मदद करता है, और जहाँ चाइना की बात आती है वहाँ वो पीछे हट जाता है। तो ये इस तरह की उनकी पॉलिसी है। वो पक्का बिजनेसमैन है और अपना इंटरेस्ट देखते हुए उसी हिसाब से चलता है। और हम लोग भी, अब हमारा देश भी अब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चल रहा है। यूक्रेन वार में उसके ऊपर अमेरिका का इतना प्रेशर रहा, बायकॉट की धमकी दी गई, सब कुछ किया गया। लेकिन बिडेन ने कहा भी मोदी से कि भाई क्वाड की मीटिंग में कि भाई आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। तो उन्होंने कहा कि मेरा स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? तो नहीं, आप क्लियरली बताइए। तो मोदी जी ने उसको सिर्फ 2 लाइनें कही। उसको ये कहा कि देखिए, रशिया हमारा बहुत पुराना और डिपेंड करने वाला मित्र है, उसने बहुत संकट के समय हमारी सहायता की है, हम उसको डिच नहीं कर सकते। और हमारे उसके साथ संबंध है, सामरिक संबंध भी है, वेपन्स के बारे में भी संबंध है, हम बहुत सारे वेपन्स भी उससे लेते हैं, आपसे भी लेते हैं। जहाँ हमको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा वेपन मिलेगा हम वहाँ से लेंगे। अगर आपके पास मिलेगा तो आपसे लेंगे, रशिया से मिलेगा तो रशिया से लेंगे, इजराइल से मिलेगा तो इजराइल से भी लेंगे। हाँ, इजराइल का नाम लेना मैं भूल गया था। इजराइल भी पहले टोटली प्रो अमेरिकन था, बट अब उसने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वो अपने हिसाब से चलता है। जहाँ तक ब्रिटेन की बात है, यूरोप तो आप ये समझिए कि पूरा ही अमेरिका का वैसल स्टेट है, एक्सेप्ट फ्रांस। फ्रांस की फ़िलासफ़ी डिफरेंट है, उसने अपने आप को अलग रखा हुआ है इन सब चीज़ों से। और इंडिया के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। इंग्लैंड तो वर्चुअली एक तरह से
वैसल स्टेट ही है यूएस का। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसे ही है। जापान को मैं वैसल स्टेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो मजबूत है, उसकी आर्मी भी मजबूत है, सब कुछ मजबूत है, लेकिन वहाँ पर 140 यूएस नेवल बेसिस हैं। और अमेरिका ने वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत खर्चा भी किया था, तो वो थोड़ा मॉरल एब्लिगेशन भी है, तो वो साथ तो है हमारे, लेकिन जहाँ अमेरिका और भारत का इंटरेस्ट आड़े आएगा तो वो न्यूट्रल रहेगा या अमेरिका के साथ जाएगा। तो ये मैंने वैश्विक परिस्थिति आपको समझाई। अब हमारी गवर्नमेंट को जो करना है, हथियारों के क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है, मिसाइल क्षेत्र में हम टोटली इंडिपेंडेंट हैं, वेपनरी तो गन्स इसमें भी हमने काफ़ी कुछ 80% आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिया है। टैंक बनाना है जैसे, या ये जो गन्स डिफरेंट होती हैं, फील्ड गन्स, ये सब बनाने में हमको भी बाहर की मदद लेनी पड़ रही है। वो हम कर रहे हैं, जहाँ भी जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हम लेने का प्रयास कर रहे हैं और उसको अपने देश में ही बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 तक हम $5 ट्रिलियन और 2025 तक और 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएंगे। और जब ऐसा हो जाएगा तो चाइना विल नॉट बी ए ट्रबल फॉर अस, आई कैन टेल यू फॉर श्योर। और पाकिस्तान तो डिसइंटीग्रेट ही हो जाएगा। इसीलिए मैं हिंदू मुस्लिम और वो सब बात कर ही नहीं रहा हूँ आज, उन बातों का कोई औचित्य नहीं है। और वो जो 0.5 फ्रंट इंडिया के अंदर है, हमारी सरकार उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत अच्छे स्टेप्स ले रही है, जो भी पॉसिबल है वो कर रही है। उनकी फंडिंग काफ़ी कुछ एक्सटेंट तक बंद करा दी है और बहुत ही नो टॉलरेंस, ज़ीरो टॉलरेंस मेजर के साथ उनको पकड़ रही है, उनको कंट्रोल कर रही है। और जहाँ से वो पनपते हैं उन संस्थानों को भी वो वॉच कर रही है और जो वहाँ पर करना है वो कर रही है। लेकिन ये जो हाफ फ्रंट है ये ख़त्म तो नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो हमेशा रहेगा, रहा है रहेगा, सब जगह ही है। ये इतना तगड़ा फैला हुआ है कि इसको तोड़ना आसान नहीं है। देखिए, सरकार आप बदल सकते हैं, लेकिन अगर तंत्र वही है, सिस्टम वही है, तो सरकार की लिमिटेशन हो जाती है। मतलब आप कुछ भी करिए तो वो जो कहते हैं ना कि 2 दिन चले 2.5 कोस, वो वाली बात हो जाती है। आप जो करना चाहते हैं नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमारा डेमोक्रेटिक तंत्र है, तो हम चाइना की तरह से काम नहीं कर सकते। अधिनायकवाद हमारे यहाँ नहीं चलेगा और चल भी नहीं सकता, क्योंकि मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। हालांकि सांस्कृतिक एकता हमारी हज़ारों साल से है, तो ये हमारे लिए प्रैक्टिकल भी नहीं है और नहीं हमारी सरकार ये करना चाहती है। तो ठीक है, स्लो एंड स्टडी इज़ बेटर। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो आपकी प्रोग्रेस होती है वो परमानेंट होती है, स्थायी होती है। तो ये हाफ फ्रंट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट अंदर काफ़ी रिफॉर्म्स लाएगी, कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए और कुछ इनको हिट करने के लिए। अल्टीमेटली वो भी देश का इम्प्रूवमेंट ही हो गया। तो ये अभी और बवाल करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सरतन से जुदा और ये वो और लेफ्टिस्ट राइटर्स का आग उगलना, ये सब भी और बढ़ेगा, पीक तक पहुँचेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। तो ये आज की जियोपॉलिटिकल वस्तुस्थिति है। हमको इसको समझना चाहिए और हमारा जो जीवन शैली है उसमें हमको इसका भी समावेश करना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए। समझने से क्या होगा कि हमारे उद्देश्य क्लियर होंगे, हम जो कार्य करेंगे, हम जो अपने गोल रखेंगे, उसमें इन एलिमेंट्स का भी थोड़ा ध्यान रहेगा, जो अल्टीमेटली देश के लिए कल्याणकारी होगा। मेरे ख्याल से लंबा हो गया है थोड़ा सा, अब अगले अध्याय में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।